Good evening, everybody. Good evening, sir. Okay. In last class से हम लोग कितना दूर तक किए थे? Anybody? Last class से हम लोग কত দূর অবধি করেছিলাম? I think it is up to operating ratio. Gross profit ratio, operating ratio. Now today we will start with operating profit ratio. Am I audible to all of you, na? Hello? Yes, yes. Okay. একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যে ভিডিওটা দেখছিলাম, মানে এটা সবকটাই রেশিও করতে হবে, তাই তো? আমি যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো করবে, ঠিক আছে? যে রেশিও এখানে কয়েকটা বেশি রেশিও দেওয়া আছে, কিন্তু আমি যেগুলো ভালো করে পড়াচ্ছি সেগুলোর উপর স্ট্রেস দেবে, ঠিক আছে? মানে এইগুলো যেগুলো আপনি পড়াচ্ছেন সেগুলো, তাই তো? সবকটাই মানে এই জাস্ট এগুলো মনে রাখতে হবে। फॉर्मूला देखो তোমাদের আমি হিন্দিতে বলছি একটু, হ্যাঁ? तो तुम लोगों को क्या देगा ना, सम देगा उसका ऊपर से एक बैलेंस शीट दे देगा, सम करने देगा, ठीक है ना? इधर से क्वेश्चन क्या क्या फ्रेमिंग हो सकता है? एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड नॉर्म का ऊपर, कितना स्टैंडर्ड नॉर्म है कौन रेशियो का ऊपर, सम दे सकता है, बैलेंस शीट दे देगा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब निकालना दे सकता है, और थ्योरी भी आ सकता है पार्टिकुलर रेशियोज का ऊपर। ये तीनों टाइप का क्वेश्चन इधर से फ्रेमिंग हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इधर से क्वेश्चन आएगा ही, 100% श्योर है इस टॉपिक, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। इज इट क्लियर? अर्पण ना, अर्पण तो इज इट क्लियर? এই চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন আসবেই শিওর একদম, ঠিক আছে? আর মিনিমাম আমি তোমাকে বলতে পারি 15 to 20 मार्क्स এর কোশ্চেন আসবে। एमसीक्यू তে একটা থেকে দুটো আসবে, एमसीक्यू में 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक तो थ्योरी आएगा शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का, एक तो 12 to 15 मार्क्स का सम देगा। तो नियर अबाउट आपका 20 to 22 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। आपका पास ऑप्शन रहेगा 15 मार्क्स का, एमसीक्यू में भी आप छोड़ सकते हैं, 12 एमसीक्यू आता है, 10 करना पड़ता है, अब 2 एमसीक्यू छोड़ भी सकते हैं, शॉर्ट नोट भी छोड़ सकते हैं, बट 15 मार्क्स तो आपको करना ही है। मैक्सिमम 22 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इधर से आ सकता है मैक्सिमम 22 मार्क्स का। यू में आप लोग 15 मार्क्स तक, और 7 नंबर छोड़ने भी चलेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, मगर 15 मार्क्स का तो आपको करना ही पड़ेगा। और इजी टॉपिक भी है, इतना टफ आता नहीं है आप लोगों का इसमें। ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो is equal to operating profit divided by net sales into 100. So what does we mean by operating profit? Operating profit is equal to net sales minus cost of goods sold. What do you mean by cost of goods sold? Can anybody say this? Net profit minus gross sale. Net profit minus মানে ওই যে কটা মানে যা কিনতে আমার যা লাগছে আর তার সাথে ক্লোজিং স্টকটা মানে মাইনাস করলেই ওটা এসে যাবে। तार माने ये हम लोग बोल सकते हैं ना, जो सामान हम लोग बेच रहा है उसको बनाने का खर्चा को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। देखो टर्म यूज हुआ है, गौर से पढ़िएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स को हम लोग सोल्ड कर रहा है उसका कॉस्ट। समझ में आया? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसका साथ हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का साथ क्या किया? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है? फैक्ट्री का कॉस्ट आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फैक्ट्री कॉस्ट आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जनरली क्या होता है? जो फैक्ट्री का कॉस्ट आता है। अब उसका साथ में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ऐड कर रहा हूं, एंड देयर आफ्टर वी आल्सो ऐड selling and distribution expenses. So all cost incurred for selling, from production up to selling has been taken into consideration. While calculating the operating profit, I repeat it once again, while calculating operating profit, we deduct cost of goods sold, that is the cost
involved in producing, that is it will be all appropriate to say the direct cost involved for producing a good plus office and administrative expenses, that these are the indirect expenses, and the selling and distribution expenses, it is also a indirect expenses. So all costs are considered, and we deduct all these costs from net sales. Net sales means total sales minus sales return. Net sales means total sales. Total sales include both cash sales and credit sales. Total sales includes both cash sales and credit sales minus sales return. Any goods which has been returned to us and here by the customers. So net sales minus cost of goods sold plus office and administrative expenses plus selling and distribution expenses is equal to operating profit. We also calculate operating profit by using another formula: net profit plus non-operating expenses minus non-operating income. Non-operating expenses are those expenses which comes in the profit and loss account. For your knowledge, non-operating expenses are those expenses which comes in the profit and loss account, and non-operating income are those income which comes in the profit in the credit side of profit and loss account. আমি কি লিখে দেবো এটা? मैं क्या लिख दूं क्या जैमबोर्ड में, ना आप लोग लिख लेंगे? लिखे देबो? বলুন, লিখে নিচ্ছি। non-operating, please note it down. Non-operating expenses comes in the debit side, that is the left hand side. Non-operating expenses comes in the debit side, that is the left hand side of profit and loss account. Whereas next paragraph, whereas non-operating income comes on the credit side, that is the right hand side of the profit and loss account. Non-operating expenses comes on the debit side, that is the left hand side of profit and loss account. Next paragraph, whereas non-operating income comes on the credit side, that is the right hand side of profit and loss account. Is it clear? Yes, sir. Then standard noun depends on the nature of the industry. Reasonably accepted criteria is 20% to 30%. ये जो रेशियो है ये डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, किस इंडस्ट्री में वो फर्म बिलोंग करता है, किस इंडस्ट्री में वो फर्म बिलोंग करता है, उसका बेसिस में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है. Objective: this ratio indicates the relationship between operating profit and net sales of a firm. With the help of this ratio, managerial efficiency and operating profitability can be judged. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आता है तो कंपनी बंद कर सकता है. ऑपरेटिंग में लॉस आता है ना, कंपनी बंद कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर लॉस में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नहीं आता है तो किसी दिन कंपनी का मालिक बंद कर देगा. मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ रहा मतलब मेरे को कंपनी चलाने का खर्चा उठ नहीं रहा है. ठीक है ना? चलिए, ऑब्जेक्टिव्स: दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स ऑफ ए फर्म. With the help of this ratio, managerial efficiency and operating profit can be judged. Next comes, is it clear? What do you mean by operating profit ratio? Do you know the
The operating profit ratio of Indian Railways is 4%. That means the operating profit ratio of Indian Railways is 4%. That means for every 100 rupees, the Indian Railways earn 4 rupees, and 96 rupees goes for operating the Indian Railways, for paying salaries to its employees, for maintenance of trains, tracks, etc. Thereafter comes interest coverage ratio. অবজেক্টিভ টা লাস্ট লাইনটা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, মানে ওই very good. দা ফার্মের পর থেকে আচ্ছা, with this with the help of this ratio, managerial efficiency and operating profitability can be judged. Managerial efficiency means if the management of the organization is efficient, the operating profit will be high. That means if the operating profit is low, the management of that organization is not efficient, because they cannot use the resources provided to them by the shareholders or by the owners. Owners means shareholders. They cannot efficiently utilize the resources of the organization for the creation of wealth for the organization as well as for those of the shareholders. That means the owners. মানে অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্ট ইনএফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, কারণ ওর রিসোর্স ওর কাছে যা আছে ও ঠিকমতো ইউটিলাইজ করতে পারছে না। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ যদি 4% অপারেটিং প্রফিট থাকে, তার মানে হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ তার জন্য কি হচ্ছে, নতুন ট্র্যাকও ফেলতে, মানে ট্রেন লাইন ফেলতে পারছে না। তাহলে নাহলে কি হবে, গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বাজেটারি অ্যালোকেশন লাগে প্রত্যেক বছর, মানে বাজেট থেকে টাকা দিতে হয় ইন্ডিয়ান রেলওয়েজকে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ নিজের পয়সা নিজে এক্সপ্যান্ড করতে পারে, কারণ ওর এত স্যালারি এক্সপেন্স আছে, তারপর মেনটেনেন্স কস্ট আছে, যে ও নিজের পয়সায় নতুন ট্র্যাক ফেলতে পারে না। গভর্নমেন্টকে প্রত্যেক বছর বাজেটারি অ্যালোকেশন দিতে হয়। দেখবে বাজেট আসছে, বাজেটে দেখবে বলবে এই মেট্রো রেলের জন্য এত টাকা অ্যালট করা হলো, ওই মেট্রো रेल उस मेट्रो रेल के लिए उधर का मेट्रो रेल के लिए इतना पैसा अलॉट किया गया। मतलब क्या हुआ, वो पैसा जनरेट नहीं कर पाता है। अपना एक्सपेंशन का पैसा भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% है। मतलब 100 रुपया उसका कमाई होता है तो 4 रुपया प्रॉफिट रहता है, और 96 गॉन फॉर मेंटेनेंस, पेइंग सैलरीज, rather we can say to meet the day-to-day expenses of Indian Railways. Is it clear? Yes, sir. And operating profitability to judge the operating profitability টা কিরকম আছে। অপারেটিং রেশিও যদি খারাপ থাকে, কেউ সাধারণত পয়সা ইনভেস্ট করতে চায় না কোম্পানি। যেরকম শেয়ার হোল্ডাররা যদি অপারেটিং প্রফিট কম থাকে তো ইনভেস্ট করতে চায় না এই কোম্পানি, কেউ পয়সা লাগাতে চায় না, ও কোথাও গেলে লোন পাবে না। গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বলে চলছে, যদি এরকম প্রাইভেট অর্গানাইজেশন তো লোন পেত না, কবে বন্ধ হয়ে যেত। চলো ঠিক আছে, বোঝা গেছে অর্পণ লাইনটা মিনিং? Yes, sir. Interest coverage ratio. Interest coverage ratio is equal to net profit before interest and tax or EBIT. इसको बोला जाता है EBIT, earning before interest and tax. You can note it down. EBIT, the full form of EBIT is earning before interest and tax. The full form of EBIT is earning before interest and tax. Interest coverage ratio is equal to net profit before, both important है ये ratio, this ratio is both important. Net profit before interest and tax or EBIT. कहीं भी आप लोग शेयर का चैनल कुछ भी देखिएगा, बोलेगा EBITDA फिगर ये है, EBITDA। तो EBIT means earning before, not after, before। I stress on the word before, I stresses on the word before। The net profit before interest and tax or EBIT, इसको शॉर्ट में EBIT बोला जाता है, divided by fixed interest charges। So what do we have to first know why we will determine this ratio, interest coverage ratio। What interest coverage ratio gives to us? If a lender, अगर कोई lender अब बैंक के पास लोन लेने गए, लोन मांग रहा है, तो बैंक पहले देखेगा कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट को तो वापस कर सकता है इसका इनकम से, तो इसका ऑल टैक्सेस और इंटरेस्ट कटने का पहले इसका प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब मेरे को एज पर सम, मैं दो कॉन्टेक्स्ट बोल दूंगा, रियल लाइफ सिनेरियो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं पहले बोलता हूं
रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ सिनेरियो में ये रेशियो क्यों यूज किया जाता है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये रेशियोज को बहुत गौर से देखता है, क्यों कैलकुलेट भी करता है। क्यों? वो लोगों का इंटेंशन है कि जो पार्टी को हम लोन देंगे वो मेरा लोन को वापस कर सकता है कि नहीं। वापस कैसे कर देगा? इंटरेस्ट काटने के पहले। इंटरेस्ट अगर पहले वो अगर इतना 100 करोड़ लोन लूंगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा, उसका इतना नेट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट काटने का पहले और टैक्स काटने का पहले उसका प्रॉफिट कितना है। देखिए टर्म यूज हुआ इंटरेस्ट कवरेज, कवरेज कवरेज मतलब कितना कवर कर रहा है इंटरेस्ट को, इसका नेट प्रॉफिट इसका कितना इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना प्रोटेक्टेड है, मेरा इंटरेस्ट इनकम। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या है? इंटरेस्ट तो इनकम है, मेरा इंटरेस्ट इनकम कितना प्रोटेक्टेड है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो लोग कैलकुलेट करेगा, देखेगा मेरे को कितना लोन। तभी बहुत जगह में आप लोग सुनाई देता होगा कि मैं 1 करोड़ 100 करोड़ लोन मांगा था, मेरे को 50 करोड़ दिया। क्यों? इसके लिए द रीजन बिहाइंड इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसका एडिक्वेट नहीं है। तो वो लोग देखा कि 100 करोड़ मांगा तो 50 करोड़ दे दिया, 30 करोड़ दे दिया, 70 करोड़ दे दिया, 80 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ नहीं दिया। बहुत ऑर्गेनाइजेशन का 100 करोड़ मिल भी गया क्योंकि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एडिक्वेट to meet the interest. Is it clear to all of you? प्लीज yes or no. अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियल लाइफ में, ठीक है ना। जो लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, देखिएगा फ्लैट खरीदने जाएंगे तो बोलता है कि भाई मैं 40 करोड़ 40 लाख रुपए 50 लाख रुपया लोन मांगा था, बैंक बोल रहा है कि आपको 50 लाख नहीं मिलेगा, आपको 30 लाख मिलेगा। कैसे मिल जाए? ऐसा होता है। 20 लाख क्यों नहीं दे रहा है? उस टाइम आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखता है और आपका सैलरी देखता है, सैलरी में कितना आपको इंटरेस्ट दे सकता है। उसका 40% का नीचे में नहीं देता है, टेक होम मिनिमम 40% रहना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। तो वट एवर इट में भी। चलिए आप, ये तो मैं रियल लाइफ सिनेरियो बोला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग क्या देगा? ये लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेशियो बहुत बार एग्जाम में आता है। वो लोग एग्जाम में क्या देगा? एग्जाम में दे देगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एग्जाम में दे देगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या देगा एग्जाम में? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इज इट क्लियर? हाँ या ना? एंड वो लोग इंटरेस्ट का भी फिगर अलग से दे देगा, टैक्स का भी फिगर आपको अलग से दे देगा। नाउ वी विल यूज अ जैम बोर्ड। चलिए जैम बोर्ड नहीं करेंगे तो ना लोगों को समझ में नहीं आएगा। এখানে তো সবই বিফোর হচ্ছে, ইন্টারেস্ট বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স হচ্ছে, তাহলে আফটার দিয়ে দেবে তো তখন কি? এক মিনিট, তো আফটার দিলে কি করে বিফোরে আসতে হয় সেটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। হ্যালো অর্পণ, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ইয়েস স্যার।
Net profit before interest and tax will be anybody? What will be the next net profit before interest and tax? Anybody? कितना होगा net profit before interest and tax? Sir, 130. Very good. 130. Is it clear? Yes or no? No. What is your problem? Orpon? Can I know what is your problem? ইন্টারেস্টটা তো সবাই পরে হবে, মানে ইন্টারেস্টটা তো এটা পরে হচ্ছে, তাহলে বিফোরে কি করে এটা এক হবে? अच्छा इंटरेस्ट काटार आगे আমার যদি আমাকে বলে দেয় যদি इंटरेस्ट हमको 20 रुपया देना है और टैक्स हमको 10 रुपया देना है, काटने का अगर बोल देता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹100, মানে ও হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, এটা তো এটাতেই কেটে যাবে, কেটে যাওয়ার পরের ফিগার 100, তাহলে ইন্টারেস্ট আর ট্যাক্স আমাকে অ্যাড ব্যাক করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই অ্যাডটা করতে হবে 100 স্যার। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। হ্যালো অর্পণ, এভরিবডি ওকে? Here comes now fixed interest charges. Fixed interest charges मतलब मेरे को कितना फिक्स्ड और मेरा इंटरेस्ट आउटफ्लो है। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब मेरा फिक्स्ड कितना इंटरेस्ट आउटफ्लो है, मतलब मेरा फिक्स कितना इंटरेस्ट देना है। जैसे ये कब चेक किया जाता है? न्यू लोन लेने के टाइम। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कब देखता है? न्यू लोन लेने के टाइम चेक किया जाता है। अगर आप न्यू लोन के लिए गया है, प्रपोजल जमा किया किसी बैंक नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, न्यू लोन के बारे में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गए हैं नया लोन लेने के लिए, तब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब चेक करता है रेशियोज। तो नेट डिनोमिनेटर में है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अगर आपका पास कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसका जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है वो नीच में आ जाएगा, नीच में आई मीन टू से इन द डिनोमिनेटर। स्टैंडर्ड नॉर्म एब्सेंट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री नॉर्म। ये क्या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा होगा, जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर्स है, कोई भी स्टील प्लांट, जिंदाल स्टील एंड पावर, ठीक है ना, कोई भी बड़ा स्टील प्लांट, पावर प्लांट जो बड़ा कैपेक्स जिसमें ह्यूज कैपेक्स लगता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, बड़ा बड़ा जिस कंपनीज है जिसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको ये रेशियो बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके लोगों का सॉफ्टवेयर कंपनीज में, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस हो गया, आप लोग तो अच्छे ही जानते हैं, उन लोगों का एज कंपेयर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का उन लोगों को तो उतना कैपेक्स में लगता नहीं है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसका नहीं लगता है, उसका कैपिटल बोलकर ह्यूमन रिसोर्सेस और कुछ कंप्यूटर्स है और बिल्डिंग्स है, ठीक है ना, उनके लिए इतना लोन्स नहीं रहता है उन लोगों का बुक्स में। तो जिधर कैपिटल इंटेंसिव मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये सब रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये आप लोगों को जानने के लिए बोल दिया। चलिए ऑब्जेक्टिव, दिस रेशियो इज यूज्ड टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द एक्सटेंट of its capability of meeting fixed interest charges. फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, जैसे आप लोन ले लिए तो आपको तो फिक्स 7% 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हर महीने इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ेगा, फिक्स्ड, सो द इंटरेस्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड, फुल स्टॉप।
long-term solvency of the firm can be tested by calculating this ratio. This ratio long-term solvency. आपका business आप up to 10 years, 20 years, 30 years तक मेरा हम लोगों का लोन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए वो आप लोग शोध कर वापस कर सकता है कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है इस रेशियो को यूज कर First up, investors can analyze this ratio to know whether they are in the safety zones so far return is concerned. रिटर्न उसका पद नहीं आया, so far return is concerned. तो इन्वेस्टर्स क्या देखेगा, देखिएगा इन्वेस्टर्स का, एक मिनट में बोल रहा हूं, इन्वेस्टर्स को किसका ऊपर पैसा दिया जाएगा, इन्वेस्टर्स को किसका ऊपर पैसा दिया जाएगा, ये जो पैसा आएगा ना 100 का, ये जो ₹100 है, ये जो ₹100 है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये पैसा क्या होगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा. इफ एनी प्रेफरेंशियल्स, पहले प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दिया जाएगा, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा. अगर ये ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा तो ये पैसा बचेगा नहीं, तो हमको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा. ठीक है ना. सो this ratio is also important from investors point of view. long term solvency একবার এখানটা বলুন, লাস্ট এতে যেটা বলুন ইনভেস্টরের উপর যেটা এই হয়. अच्छा इन्वेस्टर्स क्या, वो स्लाइड दिखाता हूं फिर एक बार चेक कर. इन्वेस्टर्स लोग क्या करता है, इन्वेस्टर्स लोग क्या करता है, इसका इन्वेस्टर्स को ये 100 रुपीज का ऊपर इनकम डिविडेंड मिले, ये पैसा किसको घर में जाएगा, कुछ कंपनी रिटर्न कर रख देगा, रिटर्न अर्निंग्स बोलकर, और क्या करेगा, और कुछ परसेंटेज डिविडेंड बोलकर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा शेयर होल्डर्स में. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर ये प्रॉफिट घट गया, ये प्रॉफिट 100 से घट गया और हो गया 70, 50, 40, 30, तो क्या डिविडेंड कम मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो क्या ना इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ दिस कंपनी, तो उनको पैसा कम मिलेगा. अगर ये इंटरेस्ट बढ़ जाता है, सोच लीजिए ये इंटरेस्ट 20 की जगह 40 हो गया, 20 की जगह 40 हो गया, तो प्रॉफिट कितना आएगा, अभी इंटरेस्ट अगर 20 की जगह 40 हो गया तो प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट 80 हो जाएगा. तो जो 80 मतलब 80 किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कुछ पैसा कंपनी रिटेन करके रख लेता है, कुछ पैसा कंपनी रिटेन करके रख लेता है. सोच लीजिए 80 में से 50 रुपीज रिटेन कर लिया और 30 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड. तो 30 रुपये अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो घट गया. अगर सोच लीजिएगा 100 का ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता तो कितना होता, 100 का ऊपर 50 रुपया रिटर्न कर लेता कंपनी, 50% रिटर्न कर 50% डिविडेंड बोलकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो हर डिविडेंड 50 रुपीज कर 50 रुपीज डिविडेंड बोलकर डिस्ट्रीब्यूट होता, तो शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा मिलता. বোঝা গেছে অর্পণ না আমি আবার বলবো? Yes, Is it sir, clear বোঝা to গেছে. you? Thereafter comes the dividend payout ratio. Dividend pay, হ্যাঁ বলো. হ্যাঁ স্যার, বলছিলেন যে আপনি যে বললেন না, মানে যখন 100 থেকে টাকাটা 70 হয়ে যাচ্ছে, 50 হয়ে যাচ্ছে, 30 হয়ে যাচ্ছে, তখন মানে কোম্পানি কেন মানে রিটেন করবে না, ওই ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না. কোম্পানি রিটেন কেন করবে না মানে আমি ঠিক তোমার কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হলো না, আরেকবার বলো প্লিজ. মানে স্যার আপনি বললেন না যে ওই যে মানে যখন 100 থেকে মানে টাকাটা কমে যাচ্ছে না, মানে 70 হয়ে যাচ্ছে বা 50 হয়ে যাচ্ছে না 30 হয়ে যাচ্ছে, তখন মানে কি একটা বললেন, তখন ওই ব্যাপারটা তখন কোম্পানি তখন রিটেন করবে. ধরো তোমার কাছে যদি প্রফিটটা কমে যায়, যদি প্রফিট সামহাউ কমে যায়, যদি प्रॉफिटটা কমে যায়, प्रॉफिट घट जाता, अगर ये प्रॉफिट 100 से ज्यादा कम, इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट और एक तो लोन ले लिया, सोच लीजिए वो उसका भी 20 रुपीज इंटरेस्ट है, तो टोटल मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड टैक्स कितना होगा, और एक तो लोन लिया, सोच लीजिए 30 रुपीज का उसका इंटरेस्ट है, तो अभी नेट प्रॉफिट कितना होगा प्लीज, जो क्वेश्चन के तुमका नाम क्या ना, नेट प्रॉफिट ऑडिक में फिर एक तो लोन ले लिया, उसका इंटरेस्ट आता है 30 रुपीज, सोच लीजिए
तो अभी नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 और इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो 70 रुपीज हो जाएगा नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट अभी तक 20 था और एक तो लोन ले लिया, उसका ऊपर 30 रुपया इंटरेस्ट है साल में, तो अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा 100 माइनस 30, क्योंकि ये 20 रुपया ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम 100। बट जो न्यू लोन लिया हूं तो उसका जो 30 रुपीज इंटरेस्ट आउटफ्लो है वो तो हम लोग कैलकुलेट इसमें नहीं लिया, तो उसको लेस करेंगे तो 70 रुपीज पड़ा रहेगा। 70 रुपीज अगर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको कम मिलेगा एज कंपेयर टू ₹100। और इज इट क्लियर? नहीं है স্যার तो बोलिए বুঝেছি। फिर বোঝা গেছে? হ্যাঁ नहीं স্যার ক্লিয়ার तो বুঝলাম। बोलिए फिर, না থাকলে ডাউট থাকলে বলবে, আমি আবার বলবো কোনো যদি ডাউট থাকে। ওকে 100% স্যার। ক্লিয়ার না? 100% ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। चलिए, interest coverage ratio. Last, long-term solvency of the firm can be tested by calculating this ratio. Investors can analyze this ratio to know whether they are in safe zone so far return on investment is concerned. Return on investment होगा, ठीक है? Return on investment is concerned. Now comes the dividend payout ratio. Is interest coverage ratio clear to all of you? Is interest coverage ratio clear to all of you? Please. ইয়েস স্যার। Okay. Now comes dividend payout ratio. Dividend payout ratio बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इसको ईपीएस भी बोला जाता है और डिविडेंड पर शेयर को डीपीएस भी बोला जाता है। तो डिविडेंड, एक चीज सोचिएगा, डिविडेंड का मतलब क्या है? एनीबॉडी कोई बोल सकते हैं डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? गौर से सुनिएगा, डिविडेंड का मतलब क्या है? রেশিও করলে যেটা পড়ে থাকে, हाँ, মানে রেশিও বা ডিভাইড করলে যেটা পড়ে থাকে। dividend is nothing but profit which is distributed among shareholders. You can note it down. Dividend is a part of profit which is distributed among shareholders. Dividend is a part of profit which is, I use the term part of profit. Dividend is a part of profit. Why I say I use the term dividend as a part of profit? I'm going to say all this to you. Dividend is a part of profit which is distributed among shareholders. Is it clear? आप लोग लिख लिए सब? सभी लिखे नहीं छो? হ্যাঁ স্যার। এটা मैं এবার कॉन्सेप्ट बोलছি, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं। सोच लीजिए आपको डिविडेंड, आप एक कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है ना? आप एक कंपनी का शेयर होल्डर है। अच्छा, और एक तो सेंटेंस ऐड कर लीजिएगा। डिविडेंड इज पेड ऑन द फेस, डिविडेंड इज पेड on, dividend is calculated or paid, dividend is calculated or paid on the face, F-A-C-E, face, F is F capital. Dividend is calculated or paid on face value of the shares. Dividend is paid or calculated on the face value of the shares, comma, not on market value of shares. ठीक है? Is it clear? হয়েছে লেখা? স্যার ফেস ভ্যালু মিন্স? বলছি, আজকে ধরো today the price of Reliance Industries
share is maybe around 2570 2000 प्लीज assume 2500 तो है ही, उसका बाद कितना है पता नहीं, 2570 and the face value of Reliance Industries share is ₹10. So when the Reliance Industries declare dividend to its shareholders, if Reliance Industries declare 10% dividend to its shareholders, then a shareholder holding one share will get, I repeat my question once again. If Reliance Industries declares a dividend of 10%, and if you hold one share of Reliance Industries, how much dividend will you get? The face value of one share of Reliance Industries is ₹10, and its today's market value is ₹2500. What will be the dividend you will get? कत टाका पावे? कितना रुपया मिलेगा आपको डिविडेंड? 250 एक शेयर होल्ड कर नहीं, फेस वैल्यू ₹10, 10 का ऊपर 10% ₹1. फेस वैल्यू ₹10 আর এর উপর 10%, তার মানে এটা তো 1 আসছে। 1 টাকা not on market value, इसलिए हम उसका बाद लिखे दिया dividend is paid not paid on market value of the shares. मार्केट वैल्यू के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। Is it clear? স্যার ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা। লিখেছো সেন্টেন্সটা যেটা আমি বলেছিলাম? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ লিখেছো, কি লেখা আছে একটু পড়ো তো। Sir, dividend is calculated or paid on the face value of the shares, not on market value of share. Of the share. Let's take an example. Please note it down. Let's take an example. লিখেছো? লিখবে, please note it down. Mr. X holds one share of Reliance Industries Limited. Full stop. The face value of one share of Reliance Industries is ₹10. The face value of Reliance, the face value of shares of Reliance Industries is ₹10. হয়েছে আদর অব্দি লেখা সবার? सब लोग लिख लिया इतना दूर तक? Yes sir. Full stop. उसका बाद लिखिएगा the market value at the end of the market value of Reliance Industries shares, the market value of Reliance Industries shares at the end of 2022, at the end of 2022 is ₹2,600 approx, 2,600. The market value at the end of closing of 20
2022 trading session is rupees 2600. Is it clear? হয়েছে এত অবধি লেখা? Yes, sir. If on 2022, if on 2012-2022, Reliance Industries declares a 10% dividend, declares a 10% interim dividend लेगो, अभी तो interim dividend ही होगा, final dividend तो नहीं होगा. It declares a dividend, use कीजिएगा dividend, interim dividend, फिर आप लोग confused हो जाओगे. Used it declares a dividend of 10%, comma, then the amount of dividend will be rupees 10 into 10% is equal to rupee 1. Sir, can you repeat? From where? Sir, then the amount of dividend ওই তারপর থেকে বলুন। Then the amount of dividend will be rupees 10 into 10% is equal to rupee 1. হয়েছে লেখা? Yes, sir. तो हम लोग क्या बोलना चाह रहा था, डिविडेंड जो होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर हर टाइम दिया जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं दिया जाता है. ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फेस वैल्यू কোনটাকে বলছো? रुपीस 10 इज द फेस वैल्यू. সেটা তো বুঝলাম, মানে এমনি ফেস ভ্যালু এমনি কোনটাকে কোনটা আমি ইউজ করা হয়, মানে যেমন মার্কেট ভ্যালু, যেমন এইটা মার্কেট ভ্যালু, এত তো ফেস ভ্যালু কোন কোন জিনিস? फेस वैल्यू जब कंपनी शेयर इशू करता है तब डिक्लेयर करता है फेस वैल्यू कितना रहता है. एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू the company declares its face value, the face value of its shares, and what we see in the stock exchange is the market value of a share, company's share. Is it clear? Yes, sir. Okay. So always dividend is paid on face value, not on market value. याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. वो लोग दो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, डिविडेंड को आपको फेस वैल्यू का ऊपर ही निकालना है, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू. अब क्या होता है, इट इज एज्यूम्ड, गौर से सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, क्या होगा, इट इज एज्यूम्ड दैट आपको अगर डिविडेंड मिलता, जो 1 रुपया मिलेगा, वो आप क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे. बाल्क में ज्यादा ही मिलता है तो as we take the example of one share, अगर 1 रुपया मिलेगा तो वो आप क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे. बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अभी, let's assume it's 6%. Let's assume it's 6% per annum. Okay. Then on reinvesting the dividend amount, you get rupees 0.06. Is it clear? 6% on rupee 1 is equal to 0.06. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Again, okay, up to absolutely clear. इतना दूर तक क्लियर है ना सबको? Now I ask you a question. If the return on investment or return on capital employed is, मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको डिविडेंड नहीं 1 रुपया देता, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको 1 रुपया डिविडेंड नहीं देकर वो उसका बिजनेस में पैसा रोटेट कराता, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 15% कमा कर देता. रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना कमाता था, 15%.
अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड नहीं देता, वो 1 रुपया उसका पास ही रख लेता, फिर वो उसको बिजनेस में ही वो पैसा लगा देता, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना कमाता? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 15%, तो कितना कमाएगा? 1 रुपया का ऊपर 15% मतलब 0.15 पैसे। 0.15 बैंक में रख रहे हैं तो आप कितना कमा रहा है? 0.06। तो नोशनल लॉस टू एन इन्वेस्टर इज 0.09। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? যখন এটা স্যার ডিভিডেন্ডটা যখন দিচ্ছে তখন দেখছে 6%, আর যখন দিচ্ছে না তখন 15% কি করে হয়ে যাচ্ছে? তুমি ধরো টাকাটা शेयर होल्डरদেরকে आप सोच लीजिए शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दिए, बोला कि भाई पैसा छोड़ दो, आप लोग मत लीजिएगा, आप लोग लेंगे तो क्या करेंगे? बैंक में पैसा लगाएंगे बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, एफडीज करेंगे, तो बैंक आपको कितना देगा? 6% देगा। 1 रुपया के ऊपर 6% आपको साल में 6 पैसा मिलेगा। 6 पैसा भी, हाँ 6 पैसा मिलेगा। अगर वो पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा, मेरा नेट प्रॉफिट है 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, मैं पैसा उस पैसा को लेकर फिर बिजनेस में लगा दूंगा, आपको नहीं दूंगा, तो कितना मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, 1 रुपया आपको नहीं, पर 15 पैसा, तो 15 माइनस 0.6, तो 9 पैसा इज गेन। हाँ या ना? यस। इतना दूर तक सबको प्लीज गौर से, ये कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, गौर से समझ में आया? सबको बोल रहा हूं, सबको समझ में आया? चलिए, आप जो ये नाम पैसा गेन हुआ, चलिए मैं शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर है, तो आपको कैसे मिलेगा? आप बोलेंगे भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज तो मुकेश अंबानी का है, तो उसमें मेरे को क्या फायदा है? 9 पैसा तो मेरे से 6 पैसा तो मिलने था, वो तो नहीं, 6 पैसा नहीं मिला। अब तो बड़ा बड़ा बात बोल दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, 15% आपको मिल जाएगा, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, और जितना पैसा लगाता है उसमें 15% रिटर्न आता है साल में। आप ये जो 9 पैसा का जो 15 माइनस 0.15 माइनस 0.06 पैसा लेस करेंगे तो 0.09 पैसा आ रहा है। ये जो पैसा आता है ना, इसको बोला जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन। जिस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट में इशू हुआ था, उस दिन शेयर का दाम था 10 रुपया। आज रिलायंस Sir, you are not audible. ভয়েস যদি শোনা যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে। Hello, is it clear to all of you? স্যার কিছু শোনা যাচ্ছিল না। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay. Now the question arises, what I'm saying, স্যার এই 9 যেটা আসছিল মানে 9 पैसा 15% থেকে 9 पैसा 6 पैसा बाद दिले 15 पैसा से 6 पैसा निकाल हटा देंगे तो 9 पैसा गेन होता है। इसको बोला जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन। 10 रुपया का रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जिस दिन इशू हुआ था, 1980s में शेयर इशू हुआ था लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आज का डेट में वही शेयर्स का वैल्यू है 2600 रुपीज, नियर अबाउट 2600, नॉट एग्जैक्टली 2600। तो ये हुआ क्यों? इसको बोला जाता है रिटेन करने के लिए कंपनीज का रिटर्न। इसका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा धीरे धीरे और रेशियो। तो कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या करता है? कंपनी शेयर होल्डर्स के पास बोलता है एजीएम में, भाई मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आप डिविडेंड लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? अगर लेना है तो इतना लीजिए, कुछ पैसा हम लोगों का पास भी रहने दीजिए।
तो अगर रिटर्न अर्निंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग में इनकम ज्यादा है, तो कंपनीज का, बड़ा बड़ा कंपनीज का डिविडेंड कम देता है। इसलिए रिलायंस का एक शेयर का डिविडेंड कितना आता है पता है? 10 रुपया का शेयर में वो 10 रुपया का आसपास ही आता होगा। 100% डिविडेंड भी देगा तो 10 रुपीज आता है, कुछ भी नहीं। इसलिए जो कंपनी डिविडेंड कम देता है ना, उसका वैल्यू बढ़ता है, कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा होता है इन ट्रू सेंस। तो रियल टर्म्स में शेयर होल्डर्स डिविडेंड ढूंढता नहीं है। शेयर होल्डर्स डिविडेंड इनकम के लिए शेयर नहीं खरीदता है। शेयर होल्डर्स कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए शेयर खरीदता है। नेबर कितना डिविडेंड मिलेगा उसको लिए शेयर कभी नहीं खरीदता है। शेयर होल्डर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए डिविडेंड शेयर्स खरीदता है। 10 रुपया का शेयर 2600 का रुपीज में बेच रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो जो रिटेन अर्निंग रहा ना, वो बिजनेस में फिर रोटेट हो रहा है, फिर रोटेट हो रहा है। उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट बहुत हाई है। जो पैसा 1 रुपया लगाता है तो 15 रुपया कमाता है, सॉरी 100 रुपया लगाता है तो 15 रुपया कमाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज का डेट में 100 रुपया लगाएगा तो 15 रुपया कमाएगा। आप 100 रुपया बैंक पे रखेंगे तो 6 रुपया कमाओगे। तो इज इट बेटर प्रूडेंट ऑप्शन ना कि आप डिविडेंड नहीं ले, बोलेंगे भाई तुम रिटर्न बढ़ाओ, तो हर क्वार्टर में डिविडेंड प्रॉफिट बढ़ेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट विल बी हाई, क्योंकि वो बिजनेस में लगाएगा, एक्सपेंड करेगा बिजनेस को। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ये प्योर कॉन्सेप्ट था। इसलिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में गैप रहता है शेयर का। हाँ, और भी कारण रहता है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज को भी वैल्यूएशन में स्टॉक का ले लेता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो एनपीवी अप्रोच यूज करता है उधर। इतना दूर तक क्लियर है कि नहीं? बोलिए प्लीज, हाँ या ना? अगर ना तो फिर एक बार बोलिए, मैं फिर एक बार बोलूंगा। सबको क्लियर है? यस सर। और फोन सबको। तो ये ट्रू रीजन होता है, इसलिए वैल्यू बढ़ रहता है, हाई रहता है। डिविडेंड मतलब मार्केट प्राइस इतना हाई रहता है कंपनीज का। एमआरएफ का टायर का कितना? एमआरएफ टायर का नाम सुने हो? एमआरएफ मैड्रास रबर फैक्ट्री। एमआरएफ का फुल फॉर्म है मैड्रास रबर फैक्ट्री। मैड्रास एमआरएफ का टायर्स का एक तो शेयर का दाम नियर अबाउट 80,000 है। 1 शेयर का कॉस्ट है। फेस वैल्यू है 10 रुपया। 10 रुपया नहीं तो 1 रुपया होगा। 1 रुपया का शेयर इक्विवेलेंट आ जाए 80,000 रुपीज, नियर अबाउट 80, फ्लक्चुएट करता है। आज का एग्जैक्ट रेट मेरे को पता नहीं है, तो उसका आसपास ही होगा। आज तो मार्केट पड़ा है, तो समझ में आ रहा है? 1 रुपया कोई लगाया था, 10 रुपया कोई लगाया था, उसका स्प्लिट हुआ लगता है। नहीं तो 1 रुपया सोच लीजिए, 10 रुपया लगाया था, 10 रुपया का वैल्यू अभी 80,000 रुपीज है। ठीक है, चलिए। इसलिए होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। और भी कारण होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स भी लेसे। तो वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया रीजन इज वो इसको प्लाउ बैक ऑफ प्रॉफिट बोलता है, कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो पैसा रख लेता है और बिजनेस में फिर रोटेट कराता है। जिस सब कंपनीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, वो लोग ऐसा पैसा शेयर होल्डर्स को देता है, ऐसा कमा कर देता है। चलिए, समझ में आया इतना दूर तक? हेलो? हाँ सर। ओके। Now the next in the formula is dividend per share divided by earning per share. Now the question arises, what is the difference between dividend and earning from the point of view of a company? Let's take an example. सोच लीजिए, रिलायंस Y कंपनी का अर्निंग मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग means profit after interest, tax, etc. is rupees 100. X कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स is rupees, PAT, profit after interest tax etc. is rupees 100, and it declares a dividend on and the company wants to distribute rupees 40
as dividend. What I say, I repeat it once again. Company X means X. Profit is rupees 100. It wants to distribute rupees 40 as dividend. Rather we can say rupees 100 is the earnings of the company, and the company wants to distribute rupees 40 as dividend, and the rupees 60 which is remains in the hand of the company is known as retained earnings. Am I clear to all of you? স্যার ঠিক বুঝলাম না। I repeat it once again. Suppose a company earns rupees 100. Is it clear? Suppose a company earns rupees 100. It means profit after tax, profit after interest and tax, that is earnings of the company, is rupees 100. I repeat it once again. A company's earnings, that is earnings का दूसरा नाम क्या है? I use that is profit after interest and tax is equal to rupees 100. I repeat it once again. A company's earning, that is profit after interest and tax, is rupees 100. Okay. The company wants to distribute. The company wants to distribute rupees 40 as dividend. The company wants to distribute rupees 40 as dividend, and the remaining balance, then the remaining amount, that is 100 minus 40 is equal to rupees 60, is known as retained earnings. Is it clear? Yes or no? Yes sir. Clear to everybody? Ornik, Orpon? Yes sir. So earnings here, earnings per share, here the total earnings has been divided by the number of shares. If total earnings has been divided by the number of shares, we get earning per share. If total earnings is divided by if total earnings is divided by number of shares, we get the earning per share. So earning is always be greater than dividend, always be greater or equal to dividend, because dividend is a part of earning. Dividend is a part of earning. Dividend cannot be more than earning. Dividend cannot be more than earning, because dividend is a part of earning. Earnings is nothing but net profit after interest and tax. And from this amount, we distribute some to the shareholders. That is known as dividend, and the remaining part of the profit is retained in the business for its expansion. Is it clear? Yes or no? Earnings মানে কি ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ অথবা না? আর্নিংটা তো বুঝলাম, আর্নিং পার শেয়ারটা কি বলবো? টোটাল আর্নিংস ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার। যদি আমার আর্নিংস 100 টাকা থাকে আর 10টা শেয়ার থাকে, তাহলে আর্নিং পার শেয়ার ইজ ইকুয়াল টু রুপিস 10। আমার যদি 100 টাকা আর্নিংস হয়েছে, প্রফিট হয়েছে, 20টা শেয়ার আছে, তাহলে আর্নিং পার শেয়ার কত হবে? 100 ডিভাইডেড বাই 20, নাম্বার অফ শেয়ারস কত? 20, তাহলে পার শেয়ার আর্নিং কত হবে? রুপিস 5। বোঝা গেছে? টোটাল আর্নিংস ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ারস আর ইজ ওই ইকুয়াল টু, হ্যাঁ আর্নিং পার শেয়ারটা যে পেলাম, আর ওই যে মানে টোটাল আর্নিং মানে ওই যে 60 টাকাটা, তাই তো? টোটাল আর্নিংস 100 টাকা, 100 টাকার মধ্যে 40 টাকা আমি ডিভিডেন্ড দেবো, 60 টাকা আমি তাহলে রেখে দেবো রিটেন আর্নিং আর ওই টোটাল আর্নিংটার মধ্যে পার্থক্যটা কি? রিটেন আর্নিংটা কি হচ্ছে? রিটেন আর্নিং, রিটেন মানে কি? রেখে দেওয়া। আর্নিং আর রিটেন আর্নিং ইজ ইকুয়াল টু টোটাল আর্নিং মাইনাস ডিভিডেন্ড পে আউট ইজ ইকুয়াল টু রিটেন আর্নিং। টোটাল আর্নিং মাইনাস ডিভিডেন্ড পে আউট, যতটা তুমি যত টাকা রোজগার করছো তার থেকে ডিভিডেন্ড যতটা দিয়ে দিচ্ছ, হ্যাঁ ওটা রিটেন আর্নিং। রিটেন মানে তুমি রেখে দিচ্ছ তোমার কাছে, কোম্পানি নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে, ওটাকে আবার
हेलो सुना যাচ্ছে? हेलो, यस सर। am I audible ना? The dividend, is it clear the difference between dividend and earnings? Is it clear to all of you the difference between dividend and earnings? Dividend is a part of earnings which is distributed among shareholders. Please note it down. Please note it down. Dividend is a part of earnings. হয়ে গেছিল এটা। হ্যাঁ, এটা লিখেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো কি পারোনি সবাই? सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? प्लीज, अरे हैं अथवा ना तो बोलो। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्म vary from industry to industry and depends on the decision of the management. Management के decision report depend करता है कि कितना dividend payout होगा। Dividend payout मतलब कितना दे देंगे पैसा, कितना dividend देंगे। Objective: this ratio is used to determine the payment of dividend to the equity shareholders and to what extent earnings have been used for internal financing. Internal financing means retaining. क्या करेगा वो? पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, फिर वो लोग इंडस्ट्री में लगाएगा, फिर रोटेट कराएगा, पैसा बढ़ेगा, लोगों को फिर इनकम होगा, कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। जो सोच लीजिए 80s में 1980 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आया था मार्केट में, एज्यूम कीजिएगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं किस साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आया था। सोच लीजिए 1980s में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आया था, 10 रुपया का शेयर। उस टाइम सोच लीजिए 5 साल में डबल होता है पैसा, तो कितना होता है 5 साल में? 20 रुपया। 1985 85 टू 90 20 रुपया 40 रुपया होता। 90 से 95 40 रुपया 80 रुपया हुआ। 95 to 2000 160, 2000 to 2005 320, 2005 to 2010 640, thereafter और 5 साल में 640 1280, और उसका बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया था। सोच लीजिए 1500 रुपया होता, आज 1500 रुपया का वैल्यू कितना हो गया? 2600। तो ये कुछ भी नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन। आपको बैंक में वो पैसा रखता तो 1500 रुपया होता आज का डेट में। तभी मैं 5 साल में डबलिंग 20% रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा। तो 5 साल में डबल होता मतलब 20% रेट ऑफ रिटर्न होता। मेरे को लगता नहीं है किसी भी साल में 20% रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट बैंक लोग देता था, तभी मैं 20% पकड़ लिया। तो अगर 20% रेट ऑफ रिटर्न भी रहता, इंटरेस्ट बैंक देता, तब भी 2022 तक उसका 1500 रुपया का आसपास दाम होता। इस 1500 रुपया 10 रुपया 1500 रुपया का इक्विवेलेंट होता, आसपास आता। अभी उसका दाम 2600 रुपया, 1000 मोर। ये कुछ नहीं, रिटर्न अर्निंग के लिए हुआ। तो लास्ट सेंटेंस क्या है? This ratio is used to determine the payment of dividend to equity shareholders and to what extent earnings have been used for internal financing the company. कितना फाइनेंस करा सकता है इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजर्व एंड सरप्लस है। पैसा पड़ा हुआ है उसका घर में, 2 लाख करोड़ उसका ऊपर पड़ा हुआ है उसका प्रॉफिट घर में। जब चाहेगा लगा सकता है किसी भी बिजनेस में। Equity shareholders and what extent earnings have been used to internal financing of the company. अगर बाहर से पैसा लेगा तो आपको उसको इंटरेस्ट भी पैसा देना पड़ता। घर का पैसा लगा देगा तो बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। इज इट क्लियर? इतना दूर तक क्लियर है कि नहीं? प्लीज। हाँ सर। यस सर। ओके, ये जो तीनों रेशियो में अभी पढ़ाया आप लोगों को, क्या क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। मैं 3 मिनट्स टाइम दे रहा हूं, ये तीनों रेशियोज को गो थ्रू कीजिएगा प्लीज। मैं 3 मिनट्स टाइम दे रहा हूं, तीनों रेशियोज को गो थ्रू कीजिए।
पढ़ लिया आप लोग? Have you gone through it? স্যার এই যে নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস মিন্স মানে নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস আমি দেখো একবার বললাম, নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস কামস ইন দ্য ডেবিট সাইড অফ প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট। তো হোয়াট ডাজ নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস মিন? Though non-operating expenses, if you want to write it down, please note it down. बोलबो? Can I dictate? বলুন। Non-operating expenses are those expenses which are not directly involved. I use the term directly involved. Non-operating expenses are those expenses which are not directly involved in the manufacturing or production process. For example, administrative expenses, selling and distribution expenses, etc. I repeat it একবার বলুন। once again. দেখো পুরোটা এক্স্যাক্টলি নাও, মানে ওই যে লেন্থ ছিল তারপরে এই ছিল, এই পুরোটাই হবে তাই তো? হ্যাঁ, আমি আমার সঙ্গে লাস্টের সঙ্গে মিলতে নাও পারে, কারণ আমি চিন্তা করে বলছি। নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস আর দোজ এক্সপেন্সেস হুইচ আর নট ডাইরেক্টলি রিলেটেড উইথ দ্য প্রোডাকশন অর ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস। Non-operating expenses are those expenses which are not directly related to the production or manufacturing process. Here the important word is not directly related. Not directly related with the production or manufacturing process. For example, office and administrative expenses, selling and distribution expenses are these expenses, are examples of non-operating expenses. And it depends upon the organization to organization, what will be the selling and distribution expenses or what will be the office and administrative expenses. Is it clear? What do you mean by non-operating expenses? Yes, sir. Generally, non-operating expenses comes in the profit and loss account. Generally, non-operating expenses comes, generally, or non-operating expenses comes in the, do not use the term generally. It is a specific, specifically these expenses comes, please note it down. Non-operating expenses comes in the debit side, that is on the left hand side of the profit and loss account. And all operating expenses comes in the trading account. Of all operating expenses comes in the trading account, debit side of the trading account. And non-operating expenses comes on the debit side of profit and loss account. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कॉस्ट कट चलता है ना, लिख लिया इतना दूर तक? इतना दूर तक हो गया सबको? उन साइड एसेट है डेबिट ना क्रेडिट? डेबिट में सब एक्सपेंस है, क्रेडिट में सब इनकम आता है। All expenses comes on the debit side and all incomes comes on the credit side. Direct income trading का डेबिट क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम पीएल का क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, कंपनी बंद करा देगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा ना, कंपनी बंद कर देगा। नेट लॉस आ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, कंपनी बंद। जिस साल कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस आएगा चलेगा, ग्रॉस लॉस आ गया ना कंपनी का शटर डाउन कर देगा। देखेगा कंपनी रिवाइव कर सकता है कि नहीं, नहीं तो शटर डाउन, बिजनेस बंद, दूसरा वाला बिजनेस चलाएगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस आ रहा है, मतलब बिजनेस का कैपिटल इरोशन हो रहा है। ऑपरेशन कर प्रॉफिट नहीं रहा है। कोई बिजनेस चलाएगा, बिजनेस का मालिक बिजनेस चलाएगा, नेट लॉस आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है मगर नेट लॉस आ रहा है, बिजनेस का मालिक बिजनेस चलाएगा। मगर जिस दिन ग्रॉस लॉस आ गया, बिजनेस बंद करने का टाइम आ गया। बहुत ही ग्रॉस लॉस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ऑपरेटिंग लॉस है कंपनी का। अरे ऑपरेशन कर ही पैसा नहीं कमा पा रहा है, मतलब मेरा प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल इन द मार्केट। आई हैव टू थिंक अदरवाइज। मे बी आई हैव टू इम्प्रोवाइज माई प्रोडक्ट्स, मे बी प्रोडक्ट्स आर नॉट as per the market needs। तो ये चिंता सोचने का विषय है।
जैसा एम्बेसडर का, हिंदुस्तान मोटर्स का नाम सुने, एम्बेसडर कार पता है, एम्बेसडर गाड़ी 4 व्हीलर, यस यस सबको पता है। वो किसका था? सीके बिरला ग्रुप का था, सीके बिरला ग्रुप का था, है सीके बिरला का था। सीके बिरला का कौन सा है? कलकत्ता हॉस्पिटल पता है? कलकत्ता हॉस्पिटल, बीएम बिरला हॉस्पिटल पता है? जिन लोगों को कलकत्ता में रहता है उनको बीएम बिरला हॉस्पिटल पता रहना होगा। खिदिरपुर में है पीएम बिरला हॉस्पिटल, हार्ट का ऑपरेशन होता है बहुत, बाईपास उधर बीएम बिरला हॉस्पिटल। कलकत्ता में कोई लोग रहता है, जो जू है ना, अलीपुर जू का आसपास में है, बगल में है, वो सीके बिरला ग्रुप का है। तो ये एम्बेसडर कार क्यों बंद कर दिया पता है? उसका ऑपरेटिंग में ही लॉस आ रहा था, उसका ऑपरेशंस में ही ग्रॉस लॉस आ रहा था, नेट प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा था, नेट लॉस चल रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लॉस आ रहा था। क्यों? उसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं था, एक ही ब्रांड का, एक ही डिजाइन का गाड़ी आते रहता, एक ही मॉडल का गाड़ी आते रहता था। मॉडल में डाइवर्सिफिकेशन नहीं लाया। जैसे मारुति सोच लीजिए, महिंद्रा सोच लीजिए, टाटा मोटर्स सोच लीजिए, साल में 700-800 नया मॉडल वेरिएंट लॉन्च करता है। एम्बेसडर 10 साल से वही मॉडल चला रहा है मार्केट में। मे बी ड्यू टू दैट रीजन उसका कार सेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है एम्बेसडर कार्स का, जो उसका जो बॉडीज है एज कंपेयर टू मारुति, नहीं तो बहुत अच्छा तगड़ा बॉडी है, मगर उसका ऑपरेटिंग में ही लॉस आना स्टार्ट हो गया था, तो कंपनी चला नहीं, बंद कर दी। समझ में आया? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मेरा नहीं आएगा, ऑपरेटिंग लॉस आएगा, तो टाइम आ गया बिजनेस बंद करने का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रियल टर्म्स में। एनी पॉइंट समझ हो जाएगा चाहे हजूर अब्दी, हो जाएगा चाहे? जो कंपनी बिजनेस बंद होता है ना, उन लोगों का ऑपरेटिंग लॉस आ जाता है, इसलिए बिजनेस बंद करा देता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो चलते रहता है, मगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग लॉस आएगा तो चलाएगा नहीं, बिजनेस बंद कर देगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा नुकसान हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग लॉस हो जा रहा है, ग्रॉस लॉस आ जा रहा है, नेट प्रॉफिट तो छोड़िए, ग्रॉस लॉस आ जा रहा है। जैसे बीएसएनएल हुआ, ये सब हुआ, उसमें ऑपरेटिंग लॉस चलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलकर चल रहा है, नहीं तो बंद हो जाता। समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट, और किसी का कोई क्वेरीज है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तीनों रेशियोज में ये सब रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, इसका इंप्लीकेशन है, बहुत इंप्लीकेशन है रियल लाइफ में। चलिए, ये तीनों रेशियोज में किसी का कोई प्रॉब्लम्स है? नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड, आगे जाऊंगा, नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट। फिर एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। अभी सब बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? नाम सुनकर क्या लग रहा है बांग्ला में, नहीं तो हिंदी में कोई बोलिएगा मेरे को, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिएगा ना प्लीज। মানে যে মানে অ্যামাউন্টটা ও ইনভেস্ট করছে মানে কোনো একটা বিজনেসে, সেই অ্যামাউন্টটা পুরো রিটার্ন পাবে। रिटर्न मीन्स कितना मेरे को पैसा आ रहा है, इधर इट इज मल्टीप्लाइड इनटू 100, मतलब कितना परसेंटेज पैसा मेरे को रिटर्न आ रहा है। सोच लीजिए आप लोग, मे बी सम ऑफ यू परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, ये सब स्टूडेंट है इस क्लासरूम में, मेरे को जितना दूर पता है। तो वट एवर मे बी आप लोग आईटी का हो और कंप्यूटर साइंस का भी स्ट्रीम, मे बी 5 लाख 6 लाख रुपए आप लोग इन्वेस्ट किए हैं पढ़ने के लिए 4 साल के लिए। आई डोंट नो द एग्जैक्टली व्हाट विल बी योर कोर्स फीस, हमको पता नहीं। आई एज्यूम 6 लाख रुपया आप लोग खर्चा करेंगे 4 साल में कॉलेज को देने के लिए, और अगर कलकत्ता का किताब, कलकत्ता का बाहर रहते हैं तो कलकत्ता में रहने खाने का खर्चा, और मे बी बुक्स सब खरीदने के लिए, रहने के लिए और खर्चा है, और 1-2 लाख रुपया, वो सब छोड़ दीजिए, 6 लाख ही हम पकड़ रहे हैं कॉलेज का फीस। अब 6 लाख रुपया लगाकर
आपको साल में नौकरी मिलेगा 2 लाख रुपया का, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? 2,40,000 का नौकरी मिलता साल में, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हाँ या ना? না কেন না? क्यों नहीं? এখন বছর মানে মিনিমাম অ্যামাউন্ট এটা ताले हमें 6 लाख रुपया बैंक में रखता, मेरा जो कैपिटल था 6 लाख अगर मैं बैंक में रखता तो मेरे को 6% इंटरेस्ट आता और पैसा भी, कैपिटल भी रहता और इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट होता उससे। मगर मैं 6 लाख लगाकर मेरा पैसा भी गया और रिटर्न भी उतना नहीं आ रहा है, तो हर कंपनी क्या सोचता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं कितना पैसा लगाया, मेरे को कितना रिटर्न आ रहा है। साफ बात है, कितना लगाया कितना आ रहा है, कितना गया कितना आएगा। मैं कितना पैसा लगाया, मेरे को कितना आएगा, आ रहा है, आएगा नहीं, आ रहा है। प्रेजेंट टेंस, नॉट फ्यूचर टेंस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं कितना पैसा लगाया, मेरे को कितना आ रहा है रिटर्न। रिटर्न ठीक नहीं आ रहा भाई, बिजनेस में नहीं चल रहा, मैं उसमें घर में सोया रहूंगा, मेरे को उतना इनकम आ जाएगा। मैं बीटेक नहीं पढ़ता तो घर में मेरे 6 लाख रुपया रहता बैंक में, मेरे तो 6 लाख रुपया कॉलेज के पास चला गया, मेरा पैसा गया और कमाई भी उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई दे रहा है, पैसा लगा है, जो क्या बिजनेस चला रहा है भाई, मैनेजमेंट टॉप क्लास मैनेजमेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घटिया है, मतलब मैनेजमेंट फालतू वाला मैनेजमेंट है, चला नहीं पा रहा है बिजनेस को। कैसे? टाटास, रिलायंस, सब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई देता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई नहीं, सब घाटा में चल रहा है, लॉस में जाता है। क्यों? वो जो लोग पैसा लगाता है हाई रिटर्न में पैसा रिटर्न करता है, जो लगाता है ना पैसा बिजनेस में, उसमें रिटर्न बहुत हाई है। क्यों हाई है? उसका जो मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट है, वन ऑफ द रीजंस एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें उतना रिटर्न नहीं आता। इसलिए देखना गवर्नमेंट का शेयर्स में, गवर्नमेंट जितना भी है, गवर्नमेंट बैंक्स ले लो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी शेयर्स का दाम उतना बढ़ता ही नहीं है एज कंपेयर टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का शेयर। तुम टाटा स्टील का शेयर का वैल्यूएशन ले लो, सेल का वैल्यूएशन ले लो, वो देखना नहीं, टाटा स्टील का फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू है 101 रुपया, अभी वैल्यू जा रहा है 111, टुडेज रेट 110, आज का रेट है 110 रुपया। 1 रुपया का शेयर का दाम है 110 रुपया, एज कंपेयर टू सेल का होगा 10 रुपया का शेयर का वैल्यू दाम मार्केट टुडेज में भी अराउंड 110 120 होगा 10 रुपया का। तो अगर 1 रुपया का शेयर का दाम है 110 रुपया और सेल का 10 रुपया का शेयर का दाम है 110 रुपया, तो इसको इक्विवेलेंट कर लूंगा, तो कन्वर्ट कर लूंगा 10 रुपया में, तो उसका शेयर का वैल्यू आ जाएगा आपका टाटा स्टील का 1110 रुपया का आसपास आएगा। अब वो 1110 रुपया में ट्रेड हो रहा है, अब ये 110 रुपया में ट्रेड हो रहा है। क्यों? उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत हाई है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन देखता है, जो लोग पैसा लगाता है, भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना देता है, ये पैसा कितना लगाया कितना दे रहा है। तो ये सब रेशियोज बहुत रियल लाइफ में इंप्लीकेशन है इसका। हर लोग पैसा लगाने के पहले ये सब कैलकुलेट कर लेता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल नाउ कम्स इन द फॉर्मूला फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या फॉर्मूला में क्या आता है? देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेट प्रॉफिट, इधर एग्जाम में ट्विस्ट आता है, एग्जाम में इधर ही ट्विस्ट आता है। एग्जाम में क्या दे देगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दे देगा। उस प्रॉब्लम में क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब टैक्स काटने के बाद बट इंटरेस्ट कटने का पहले। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कटने का पहले मगर टैक्स कटने का बाद।
इसका बहुत रीजंस है, क्योंकि ये टैक्स जो इंटरेस्ट जो होता है ना, ये इंटरेस्ट हमको लिटरली क्या होता है, कैश इनफ्लो कराता है। ये आप लोगों को उतना नहीं है। इंटरेस्ट इज टू सम एक्सटेंट वो टैक्स इनफ्लो कराता है। और भी कुछ रीजन है, छोड़ दीजिए, इतना ही आप लोग जानिए। क्योंकि हम लोग क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है, क्वेश्चन अराइज होता है कभी कभार, क्यों नहीं लेता है। इसके पीछे ये भी एक कारण है कि इसमें टैक्स इनफ्लो होता है इंटरेस्ट के कारण। और जब रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो क्योंकि वो जो इंटरेस्ट पार्ट में, अगर बोरोड फंड में भी मैं पैसा लगा दिया, कैपिटल बोला है, बोरोड फंड भी इसका अंदर इंक्लूडेड है, तो और कुछ कारण है, इसलिए डिडक्ट किया जाता है, हटाइए। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ट्विस्ट यही आएगा, एग्जाम में देगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स काटने का बाद वाला फिगर दिया रहेगा, और अलग से टैक्स और इंटरेस्ट का फिगर रहेगा। तो आपको तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला फिगर रहेगा, उसको आपको उसका साथ इंटरेस्ट आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ नॉट प्लीज बोलिएगा, फिर एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, जितने बार आपको चाहिए हम बोलेंगे। बोलिए, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, हेजिटेट मत कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बोलिए स्ट्रेट, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ये सब रेशियोज आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ज्यादा, तो ये सभी रेशियो देता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब रेशियोज आता है क्योंकि स्टूडेंट का गलती करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है ये सब रेशियोज में। बोलिए, किसको समझ में नहीं आया? बोलिए बोलिए, मैं बोलूंगा। सबको समझ में आया? कैन आई मूव? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना? हाँ या ना? यस सर। ओके, हो जाएगा जी सवाल? ओके, डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल में एम्प्लॉय किया इनटू 100। 100 में क्यों मल्टीप्लाई किया गया? परसेंटेज में आंसर आएगा। 100 में क्यों मल्टीप्लाई किया गया? इट इज फॉर ओनली फॉर द रीजन टू गेट द आंसर ऑन परसेंटेज। तो अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इधर दो तरीके से निकल आ गया, फर्स्ट वाला एसेट अप्रोच, सेकंड वाला लाइबिलिटी अप्रोच। क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इतना जानने से आपको एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए इतना ही जानना सफिशिएंट है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट के साथ में करंट एसेट्स ऐड करूंगा, मतलब और घुमाकर और लूसिड वे से बोलूंगा, नहीं तो और इजीएस्ट वे से बोलूंगा, इजियर वे से बोलूंगा, तो एसेट साइड का टोटल फिगर ले लेंगे, उसका साथ में करंट लाइबिलिटीज वाला लेस कर देंगे, तो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा बैलेंस शीट नहीं दिया, बैलेंस शीट दे देगा तो मेरे को इजी हो जाता है ये सब इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट नहीं देता है तो क्या करेंगे? अदर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया रहेगा, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स नाम में एसेट्स है, बट इन ट्रू सेंस दे आर नॉट एसेट्स। ये कैसा बात हो सकता है? मैं बोल रहा हूं एसेट है, फिर बोल रहा हूं कि ट्रू सेंस में एसेट नहीं है। यस, these assets does not satisfy the definition of asset in accounting. एसेट का डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग में? जो चीज को मैं टुडे और फ्यूचर में यूज करके रेवेन्यू कमाऊंगा, वो एसेट है। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्या टर्म यूज किया? बैलेंस शीट में दिखाते हैं, शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट में शो करते हैं।
वो बैलेंस शीट में रहने वाला आइटम नहीं है। बैलेंस शीट में रहने वाला आइटम तो मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एंड हैंड, कैश एट बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं, वो बैलेंस शीट में का आइटम नहीं है, उसको रखते हैं फॉर ड्यू टू सम रीजन। तो इसलिए इधर हम लोग जब कर रहा है तो फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग लेस करते हैं। नाम तो इसका एसेट है, मगर ये ओरिजिनली ट्रू सेंस एसेट नहीं है। इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ये सब आते हैं अंडर दिस हेड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आता है। तो चलिए उतना जानने का तो जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, इतना ही रट लेंगे, इतना ही दिमाग में घुसा लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए लिख लीजिएगा फिक्टिशियस एसेट्स का कुछ एग्जांपल। एग्जाम में फिक्टिशियस एसेट्स बोलकर वो लोग नहीं देगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे फिक्टिशियस एसेट्स बोलकर वो लोग डायरेक्ट हिट नहीं कराएगा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल बोलकर डायरेक्ट हिट कराएगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल बोलकर डायरेक्ट हिट कराएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलकर डायरेक्ट हिट कराएगा, मगर फिक्टिशियस एसेट्स बोलकर आपको हेड मिलेगा ही नहीं। वो फिक्टिशियस एसेट्स को दूसरे का अंदर घुसाकर एग्जाम में देगा। तो इसलिए आप लोगों का गलती होने का चांसेस 90% रहेगा। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये फिक्टिशियस एसेट्स है। प्लीज नोट इट डाउन, few examples of fictitious assets। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही सब एग्जाम्पल में ये दो तीन में से कुछ आएगा, लिखिएगा प्लीज। एग्जाम्पल्स ऑफ fictitious assets, प्लीज नोट इट डाउन। एग्जाम्पल्स ऑफ fictitious assets, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डेफर्ड, और लिखिएगा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, rather deferred advertisement expenses, not advertisement expenses, deferred advertisement expenses। deferred advertisement expenses और advertisement expenses में difference है। deferred advertisement expenses, preliminary expenses, preliminary expenses, discount on issue of shares, discount on issue of debentures, etc। हो गया? यस सर। तो क्वेश्चन में आप लोगों का फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं बोलेगा। पहले दो माने डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में देखेंगे, नहीं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस देखेंगे। तो ये सब देखने से आपको पता लगना चाहिए, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है। वो लोग डायरेक्ट फिक्टिशियस एसेट्स बोलकर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं डालेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा बोल दे रहा हूं, वो लोग डायरेक्ट हिट क्वेश्चन नहीं करेगा, फिक्टिशियस एसेट्स बोलकर कोई डेटा आपको डायरेक्टली नहीं देगा, वो लोग घुमाकर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा। इज इट क्लियर? चलिए रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, नोट इट डाउन, नोट कीजिएगा, इधर दिया नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हियर मींस फ्री रिजर्व्स, प्लीज नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन में तो इसको मतलब इधर जिस किताब से दिया इसमें नहीं है, मे बी भूल गए होंगे, व्हाटएवर मे बी द रीजन, तो इधर नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अब फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का मतलब क्या होता है सुन लीजिएगा प्लीज। Reserves and surpluses means free, FRW, free. Reserves and surpluses, free reserves। surpluses का मतलब होता है PL credit balance। चलिए लिखना हो गया, मैं स्टार्ट करूं क्या बोलना? यस सर। Free reserves are those reserves, please note it down, free reserves are those reserves which are not specific reserve। मैं घुमाकर बात को बोला, सीधा तरीके से आंसर नहीं दिया। क्या आंसर दिया? फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक रिजर्व। मैं थोड़ा घुमाकर को बोला चीज को। मैं क्या बोला? मैं वंस अगेन रिपीटेड, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व छोड़कर जो रिजर्व होगा वही फ्री रिजर्व है। मैं थोड़ा बात को घुमाकर बोला, मैं नहीं बोला। फिनेंस अकाउंटिंग ऐसा बोलता है।
Free reserves are those reserves which are not specific reserves. अब तो एक नया टर्म आ गया, पहले बोल रहा था फ्री रिजर्व, समझाने के लिए और एक टर्म आ गया स्पेसिफिक रिजर्व, ले प्रॉब्लम बढ़ गया। फ्री रिजर्व समझाने के लिए हमको अभी स्पेसिफिक रिजर्व बोलना पड़ेगा। अच्छा, फ्री और स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या है, कोई बोल सकता है? ऐसा नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग फ्री का मतलब क्या है? स्पेसिफिक बोलिए, फ्री छोड़ दीजिए, स्पेसिफिक बोलिए। স্পেসিফিক মানে তো ওটাকে ডিক্লেয়ার করে দেয়া আগে থেকে। স্পেসিফিক্যালি বলা আছে, ফ্রি মানে কোনো পারপাসেই বলা নেই, পয়সা আছে। ফ্রি রিজার্ভ, আমার কাছে সারপ্লাস পয়সা পড়ে আছে। ধরো তোমার বাড়ি কোথায় অর্পণ? কলকাতাতে? হ্যালো অর্পণ। না স্যার, ডোমজুরের দিক। ডোমজুর থাকো কোথায়? কলকাতাতেই থাকো না ডোমজুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করো? না না, আমি কলকাতাতে থাকি, কলেজ যখন চলে। আচ্ছা চলো। আচ্ছা, তোমার বাবা না তোমাকে মাসে, ধরো সাপোজ তুমি ডোমজুরে, তোমার বাবা তুমি মাসে তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেয়, ধরে নাও 10,000 টাকা করে মাসে তোমাকে দেয়। एज्यूम করছি আমি, एज्यूम करते हैं कि वो अर्पण का पिताजी हर महीने में उसको 10,000 रुपया देते हैं, कलकत्ता में रहने खाने के लिए देता है। अब अर्पण उससे 10,000 से ना 1,000 रुपया कर हर महीने बचा कर रखता है। गौर से सुनिएगा मेरा एग्जाम्पल। अर्पण हर महीने 10,000 से 1,000 रुपया कर सेविंग करके रखता है। किस लिए रखता है? वो एक तो अर्पण का इच्छा, एक तो फोन खरीदेगा वो। अब अर्पण का दोस्त है और एक क्लास में एक स्टूडेंट का नाम बोल दो, क्या नाम है? ऑर्निक। क्या नाम है? और एक स्टूडेंट का नाम बोलो ना प्लीज। ऑरिक। वेरी गुड। ऑरिक और अर्पण एक साथ ही रहता है, एक ही रूम का मेट है, दोनों रूममेट है ऑरिक और अर्पण। तो एक दिन ऑरिक अर्पण को बोला, भाई तेरा तो 1,000 रुपया करके हर महीने बचाता है, चल एक तो पार्टी दे दे हमको, थोड़ा खिला पिला। तो अर्पण बोला नहीं होगा भाई, वो तो बोलता है पैसा नहीं है। तो बोला भाई झूठ क्यों बोलता है, तो 1,000 रुपया तो हर महीने तू सेव करता है। तब अर्पण बोला, भाई ये तो खर्चा करने का पैसा नहीं है, ये मैं पैसा हटा कर रखता हूँ, एक फोन खरीदूंगा इसलिए। तो जो 1,000 रुपया करके हटा कर रख रहा है अर्पण हर महीने में, वो एक स्पेसिफिक रिजर्व है। किस पर्पस में यूज करेंगे अर्पण? विच पर्पस में विल यू यूज इट अर्पण? विच पर्पस में? हाँ आई एम नॉट फोन के ना, फोन के ना। गुड। तो फोन खरीदने के लिए वो पर्पस रखा है। और अर्पण क्या करता है, हर महीने 200 रुपया कर ऐसा ही हटा कर रखता है। क्या बोला? हर महीने 200 रुपया ऐसा ही हटा कर रखता है। ये जो 200 रुपया ऐसा ही हटा कर आप रखते हैं ना, ये है फ्री रिजर्व, किसी पर्पस में नहीं रखते हैं। इट इज अ फ्री रिजर्व। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Specific reserve is those reserves which are created for any specific purpose, and free reserves are those reserves which are not created for any specific purpose. तो specific reserve कौन सा reserve है? Those are created for any specific purpose. The sum apportioned in that reserve will be used only for that purpose. Am I clear to all of you? The sum apportioned in specific reserve will be used for only that purpose for which the reserve has been created. But in case of general reserve, the fund can be used for any purpose as the company's board of directors decide to do so. Because board of directors are the highest decision making body of an business entity. और लूसिड वे में बोलेंगे स्पेसिफिक रिजर्व मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्चा करने के लिए रखा है। फ्री रिजर्व मतलब कोई प्रॉफिट का पार्ट है मगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं लाएगा, जब जरूरत होगा तब खर्चा करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया हाँ या ना? বোঝা গেছে? তার মানে এই রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস হেডে আমি ফ্রি রিজার্ভটাই নেব। প্লিজ নোট ইট ডাউন। इन कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, प्लीज नोट इट डाउन, लिख लीजिएगा। In computation of return on capital employed, we will take only free reserve, not specific reserve. In computation of return on capital employed, we will take only free reserve, not specific reserve. Question में फ्री रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व दोनों मिक्स कर क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें से छाटकर फ्री रिजर्व लेना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज आप लोगों का मन में होगा
कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला फ्री है, कौन सा वाला स्पेसिफिक है? मन में लग रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन आ रहा है क्या किसी का मन में? কারো মনে এরকম কি কোশ্চেন আসছে? কি করে বুঝবো কোনটা ফ্রি কোনটা স্পেসিফিক? ওটা বলে দেবেন না? না, কিচ্ছু বলে দেবেন না, তার আগে একটা নাম লাগাবে। এক্সাম্পলস অফ, প্লিজ নোট ইট ডাউন, এক্সাম্পলস অফ স্পেসিফিক রিজার্ভ লিখিएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, फ्यू एग्जाम्पल्स, सब तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते, एग्जाम्पल से बोल रहा हूं इसलिए टर्म को। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर DEBENTUR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट। रिडेम्पशन लिखने का बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग रीपेमेंट। कोई लोन लिया है उसका रिपेमेंट के लिए, डिवेंचर इज वन शॉर्ट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन, वो डिवेंचर को रिपेमेंट करने के लिए मैं कुछ पैसा हटा कर रख रहा हूं हर साल में, तो उसको लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, उसको बोलता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट एग्जांपल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड DIVIDEND, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इक्वलाइजेशन इक्वल करने के लिए, पैसा जिस साल में प्रॉफिट कम है उस साल अगर डिविडेंड देना है तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से पैसा हटाकर हम लोग देते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, हुआ? लिखना हो गया? लिखे नहीं जो प्रोडा? ओके, तार माने नेक्स्ट फ्री रिजर्व्स और few examples of free reserve लिखिएगा। one example of free reserve लिखिए, general reserve, general reserve is an example of free reserve, लिखिए general reserve, GENERAL, general reserve is an example of free reserve। general reserve is an example of free reserve। अब देखिएगा इसमें ट्विस्ट, गौर से देखिए तो देखिएगा जनरल लिखा है। जनरल का मतलब क्या होता है बंगाली में, नहीं तो हिंदी में कोई भी बोल सकता है, एनीबॉडी? जनरल का मतलब क्या होता है? কি হয় গো? সাধারণ। সাধারণ, যে কোনো পারপাসে খরচা হবে। আর স্পেসিফিক রিজার্ভ का पहले क्या नाम लगाया गया? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब नाम लगा दिया गया स्पेसिफिकली, उस पर्पस में ही खर्चा होगा। तो एग्जाम में आप लोग को इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके पहले कुछ नाम लगा कर रखा है वही स्पेसिफिक रिजर्व है, जिसका पहले कोई नाम नहीं है जनरल रिजर्व, नहीं तो सिर्फ रिजर्व, वो सब फ्री रिजर्व्स है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हाउ वी विल आइडेंटिफाई जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व इन द एग्जाम? इज इट क्लियर? कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जनरल रिजर्व कौन सा है, कौन सा वाला स्पेसिफिक रिजर्व है? यस सर। एक जो मैं पॉइंट बोला, यही सब पॉइंट में क्वेश्चन में आप लोगों को गलती कराता है एग्जामिनर। जो क्वेश्चन सेटर रहता है यही पॉइंट में क्वेश्चंस में आप लोगों से गलती कराएगा, वो लोग आप लोगों को कंफ्यूज कराएगा। आप लोग पहले तो कंफ्यूज होंगे कि उधर रिजर्व एंड सरप्लस बोला गया है, मगर उस रिजर्व एंड सरप्लस में फ्री रिजर्व होगा, नॉट स्पेसिफिक रिजर्व। अब क्वेश्चन में वो लोग ऐसा कर फ्री रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व तो बोलेगा नहीं, एक साथ करके देगा। तो ये जो इस क्वेश्चन में ट्रिक्स दो ही जगह, तीन जगह रहता है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देगा एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन सेटर है तीन जगह में ट्रिक्स करता है इस क्वेश्चन में, उसको बाहर उसका ट्रिक्स करने का जगह नहीं है। नंबर वन ट्रिक्स किधर रहता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, वो क्या दे देगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर दे देगा, और अलग से दूसरे जगह में इंटरेस्ट का फिगर दे देगा। आप लोगों को यही गलती होगा, इधर बोला गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, गलती इधर होगा फर्स्ट। नंबर सेकंड गलती किधर होगा?
फिक्टिशियस एसेट्स में सेकंड गलती होने का चांसेस है स्टूडेंट्स लोगों का, और थर्ड वाला गलती होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। बस ये तीनों जगह ही गलती होता है, और किसी जगह गलती तो होने वाला नहीं है। और एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर है वो तीनों में से एक जगह का गलती आपसे कराने का कोशिश करेगा। ये तीनों जगह में से किसी भी एक जगह का गलती आपसे कराएगा, ट्रैप देकर रखेगा। ये तीनों जगह में, तीनों में से एक जगह में ट्रैप रखेगा आपके लिए। जैसे आप गलती करो तो while doing sums on return on capital employed, be careful about these 3 points. Am I clear to all of you? Can I move to the next point? Yes or no, please? বোঝা গেছে? Yes sir. Be serious, ये तीनटे पॉइंट भूला है। Now standard now depend upon industry standard. Industry standards का ऊपर डिपेंड करता है इसका कितना आता है, कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पकड़ेंगे, ठीक है ना, कितना होना चाहिए। ये उस फर्म किस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पीआर रिव्यू करना पड़ता है इसलिए। चलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दिस रेशियो निकालेंगे क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या, दिस रेशियो इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स अर्निंग ऑफ द नेट प्रॉफिट। अरे भाई मैनेजमेंट अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड खराब है तो मैनेजमेंट खराब है। कुछ दिन पहले जो ट्विटर इलियन मस्क खरीदा है ना, देख रहा था, आप लोगों को पता है क्या? हाँ सर। वो ट्विटर का जो सीईओ था ना, कोई इंडियन था, पराग अग्रवाल नाम का, पता है क्या आपको? आप लोग, ट्विटर का जो सीईओ था उसका नाम था पराग अग्रवाल बोलकर, ट्विटर का। उसको इलियन मस्क लेने के बाद हटा दिया और बहुत एम्प्लॉयज को भी हटाया। क्यों पता है? बहुत रीजंस है। वन ऑफ द रीजंस है कि उसको लग रहा है कि ये मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। वहां बहुत रीजंस है, बहुत रीजंस है। वन ऑफ द रीजंस है कि उसको मैनेजमेंट इतना रिटर्न नहीं दे रहा है। जितना रिटर्न ऑन कैपिटल पैसा लगाया उसको जितना रिटर्न आना चाहिए ट्विटर लोगों का, ट्विटर का मालिक का, इलियन मस्क बना है, खरीद लिया, तो उसको इतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है। मैनेजमेंट पास्ट का एक्सपीरियंस देखकर उसको लग रहा है रिटर्न दे नहीं पा रहा है। जैसे टाटा सन्स का साइरस मिस्त्री था जिनका देहांत हो गया कुछ महीने पहले, उसको टाटा सन्स ने क्यों हटा दिया? उसका वन ऑफ द मेन रीजंस है, जितना पैसा दिया तुमको बिजनेस चलाने के लिए, हमको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरे को 16 to 17% रिटर्न चाहिए, आप मेरे को 12 to 13% रिटर्न दे रहा है, चलेगा नहीं, भागो। यही बोलता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। क्या बोलता है? प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज का सीईओ सबसे पहले को हटा दिया जाता है। क्यों पता है? वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे पाता है। जैसे कितना शेयर होल्डर्स लोग रिटर्न मांगता है उतना दे नहीं पाओगे तो तुम्हारा नौकरी जाएगा। साल में 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया तनख्वाह ले लो, साल में कितना बोला? 200 करोड़ 300 करोड़ तनख्वाह देगा। कितना बोला? 200 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ तनख्वाह सैलरी ले लो। मगर मेरे को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% चाहिए, नहीं दे पाया तो रेजिग्नेशन लेटर देके चला जाना, नहीं तो दरवाजा दिखा दूंगा। I will terminate you. Rather the company will terminate your job. 400 करोड़ सैलरी दे रहा है, नहीं परफॉर्मर हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घट गया, तो बोलेगा भाई जा, और नहीं जरूरत है तेरे को। यही होता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। तो एक सीईओ का नौकरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ये सुंदर पचाई अल्फाबेट का, आज ही पेपर में देख रहा था, नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कर रहा है, उसका तनख्वाह बढ़ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल अल्फाबेट मतलब गूगल का पेरेंट कंपनी, गूगल का, तो उसमें बढ़ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घटा तो उसका भी दरवाजा दिख जाएगा।
समझ में आ गया? इतना इंपॉर्टेंट है। और सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तीनों बोल दिया, वो तीन याद रखिएगा, ट्रिक्स उधर से ही देगा एग्जामिनर। सीईओ का नौकरी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ऊपर, वन ऑफ द क्राइटेरिया, नॉट इट इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया। नहीं देगा तो तुमको भगाल देगा, बोलेगा प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज, बोलेगा कितना पैसा लोगे, सैलरी लोगे, बोलो कितना सैलरी लोगे, बोलो जितना बोलोगे उतना तनख्वाह देगा, मगर लास्ट में एक बार बोल देगा भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा इस साल इतना था, नेक्स्ट ईयर बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेगा तो रेजिग्नेशन लेटर देके चला जाना, नहीं तो हम भगा देंगे, तुम्हें दूसरा वाला लाएंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट रेशियोज में चलते हैं। रिटर्न्स ऑन, नेक्स्ट वाला इधर वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है रियल लाइफ के लिए। चलिए आ गया, नेक्स्ट रेशियोज में जाता हूं। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, जितना भी प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनीज होता है ना, सब वो सीईओस का नौकरी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, नेक्स्ट वाला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100। Net profit before interest and tax divided by proprietors fund into 100. Net profit before interest and tax, yeah, fair, the tricks. Net profit before interest and tax, divided by proprietors fund into 100. Standard norm kya depends on industry standard. To show the efficiency of the management towards utilization of the proprietors fund towards earning of operating profit. कितना operating profit तो तुम आप लोग earn कर सकते हैं मेरा फ्रॉम बिजनेस का मालिक को पैसा लेकर, इट इज टू सम एक्सटेंट इज सिमिलर टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देन वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड पढ़ने नहीं पढ़ने से भी चलेगा। नेक्स्ट वाला जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका पहले वाला क्या था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका ठीक प्रोप्राइटर्स फंड का पहले क्या था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाला क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड किया, इधर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों ही बिफोर है। इस फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला में इधर डिफरेंस है, देख लीजिएगा गौर से। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। स्टैंडर्ड नॉर्म इज डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स टू शो द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोप्राइटर फंड टुवर्ड्स अर्निंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो इसमें एक मेन डिफरेंस इसमें है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उधर है नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट था। इसमें ये दोनों में एग्जाम में गलती इधर होता है, अगर दोनों फॉर्मूला आ जाता है एक साथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टूडेंट लोग इधर ही गलती करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही मैं रेशियो पढ़ाऊंगा। प्लीज आप लोगों को मैं एक बार पीछे लेके जाता हूँ। डिविडेंड पे आउट रेशियो और ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डिविडेंड पे आउट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों रेशियो में 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तीनों रेशियोज को गो थ्रू कीजिएगा प्लीज। मैं 2 मिनट ये पेज में रखूंगा, फिर 1 मिनट बाद मैं पेज शिफ्ट कर दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसका बाद किसी का क्वेरीज होगा तो रेज कीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा।
পড়া হয়ে গেছে তোমাদের? হ্যাঁ অথবা না? পড়লি Yes, আপ sir. লোক? কোথাও Yes, কোয়ারিজ sir. আছে? কোথাও কোয়ারিজ আছে কারু? বলছিলাম এগুলো মানে এতগুলো সব মনে রাখবো কিভাবে? প্র্যাকটিস মানে করতে করতে মনে থাকতে হবে, কিছু করার নাই। কিছু এগুলো করার মানে অন্য কোনো ঠিক দেই তো? না না, এইখানে কিন্তু এইখান থেকে অঙ্ক আসবেই, ঠিক আছে? হুম। কেয়ারফুল, অঙ্ক ট্রিক কিছু না, তোমার পরে যে সামস গুলো আছে না করাবো, তখন মানে করতে করতে তোমার মনে রাখ। এখন করবে কি না, বাড়ি থেকে যেগুলোর পাশে আছে আমার কাছে টিক মার্ক মেরে রেখেছি না, দেখবে তোমাদের কাছে তো আছে নোটসটা, वो टिक मार्क वाला अलग से एक तो पेज में लिख लीजिएगा, और आपका स्टडी टेबल का ऊपर में पांचिल में इसको चिपका कर रखिएगा, पेस्ट ऑन कर दीजिएगा पांचिल में, वॉल में। क्या करिएगा, जिधर आप पढ़ते हैं बैठकर उसका ऊपर जो वॉल है ना, उसमें उसको एक एक पेज को 2-3 पेज होगा तो अगल अलग वन आफ्टर अनदर उसको पेस्ट कर दीजिएगा पाचिल में। तो क्यों क्या होगा ना, उसमें हर टाइम आपको उसका बड़ा बड़ा करके लिखिएगा, तो हर टाइम तुम्हारे चोखे पड़বে ना, তখন তুমি অটোমেটিক্যালি তোমার ব্রেনে ক্যাপচার হতে থাকবে জিনিসটা। আগের দিনেরটার মধ্যে কোন কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট জাস্ট একবার বলে দিন না। এই মানে যেগুলোর পাশে আমি পেনের টিক মার্ক মেরেছি না, সেগুলো তাও একবার বলে দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না। এটা তো সেই ফার্স্ট দিনে হয়ে গেছিল। ওটা চলে এসেছে আমার কাছে, এই জায়গাগুলো শর্ট নোট আসতে পারে। কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও, টিক মার্ক আছে। প্রোপ্রাইটারি রেশিও, অ্যাবসলিউট কুইক রেশিও দরকার নেই, ডিফেন্সিভ ইন্টারভ্যাল রেশিও দরকার নেই, প্রোপ্রাইটারি রেশিও। ফিক্সড অ্যাসেট প্রপার্টিজ রেশিও অতটা দরকার নেই। ডেট ইকুইটি রেশিও বহুত ইম্পর্টেন্ট। গ্রস প্রফিট রেশিও দেয় না অনেক সময়, তাও করে রেখো, ইজি আছে। গ্রস প্রফিট বাই সেলস ইনটু 100। নেট প্রফিট রেশিও ইম্পর্টেন্ট। অপারেটিং রেশিও ইম্পর্টেন্ট। ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও ইম্পর্টেন্ট। এরপর তো আজকে চলে যাবে। আজকের যেগুলো আছে খালি যেটা টিক মারা নেই, গ্রস প্রফিট রেশিও সাধারণত দেয় না। যদি যে কোশ্চেন সেটা যদি একটু মনে হয় যে না স্টুডেন্টদেরকে একটু মার্কস দিক, যারা কপি চেক করবে তাহলে গ্রস প্রফিট রেশিও দিয়ে দেবে, তাও দেখে নেবে গ্রস প্রফিট বাই সেলস ইনটু 100 ইজি রেশিও। আর কোনো কোয়ারিজ আছে কারু? টুডেস ক্লাসের উপর কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? নো স্যার। যে নোটসটা আছে না, এটার পিছনে দেখবে কিছু অঙ্ক আছে, অঙ্কগুলো একবার দেখবে বাড়িতে। প্লিজ গো থ্রু দ্য সাম गिवन एट द एंड ऑफ दिस नोट्स। नोट्स मतलब तो ये तो किताब का ही स्कैन फोटो कर दिया गया है, स्कैन कॉपी है, तो प्लीज चेक इट आउट। कोई क्वेरीज रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में रेज कीजिएगा, अदरवाइज मैं ये सब सम्स कराऊंगा लास्ट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी। তো আজকের জন্য এইটুকু। কারো যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তো আমাকে রেজ করতে পারো। কারো কোনো কোয়ারিজ আছে লাস্ট বারের জন্য? হ্যাঁ কি না? আরে হ্যাঁ কি না তো বলবে। নো স্যার। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট এভরিবডি। গুড নাইট এভরিবডি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম, গুড নাইট এভরিবডি।